ओके सो गाइस, अभी जो है हम लोग बातचीत कर रहे हैं। हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे साइंस के। मैं आपको ओरली बोल रहा हूँ, आप सुनो बात ध्यान से। क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, मैं आपको इसका आंसर समझा रहा हूँ। आपको जहाँ भी डाउट होगा, जो भी प्रॉब्लम होगी, आप उसको डिस्कस कर लेना। ठीक गाइस, तो हम लोग अभी बातचीत करेंगे। चलो क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देखते हैं, कम टाइम में 50 क्वेश्चन स्पीड से। अभी आ रहा हूँ पूरा इसमें, आ रहा हूँ इसमें। जैसे यहाँ खड़ा हो तो यहाँ खड़ा होकर आ रहा हूँ, यहाँ तक ठीक है। ओके बेटा, जैसे पहला क्वेश्चन है, तरंग दैर्ध्य की एसआई इकाई क्या है? तरंग दैर्ध्य की एसआई इकाई क्या है? तो बेटा, तरंग दैर्ध्य जो होता है उसकी एसआई इकाई होती है मीटर। मीटर क्या होती है? मीटर। टिक करो आंसर, मीटर होगा इसका आंसर बी। एसआई यूनिट एल्यूमिनेशन का मात्रक क्या होता है? तो बेटा, एल्यूमिनेशन का मात्रक होता है लक्स। क्या होता है? लक्स। लक्स होगा इसका आंसर। एसआई प्रणाली में वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? बेटा, एसआई प्रणाली में जो वायुमंडलीय दाब है उसकी इकाई होती है पास्कल। जब ये कुत्ता बोल रहा है ना, तो मैं इसकी आवाज को मिनिमाइज कर दूंगा। लक्स यूनिट है, इकाई है। अरे लक्स एक मतलब साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक, उसने इसकी खोज की थी, इल्यूमिनेशन की, तो उसी के नाम पर लक्स नाम रख दिया गया। एल्यूमिनेशन, एल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है? चमक, या किसी चीज की तीव्रता होती है, जो रिफ्लेक्शन होता है किसी चीज का। अगला है सवाल, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो बेटा, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। किसकी इकाई है? दूरी की। अभी प्रकाश वर्ष क्या है, समझो इस बात को। जैसे मान लो कि प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूर जाएगा? एक वर्ष में कितनी दूर जाएगा? तो एक वर्ष में कितनी दूर जाएगा मतलब क्या हुआ? आपको पता है कि पृथ्वी जो है वह सूर्य से लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। लगभग 15 करोड़ मान लिया जाए। तो 15 करोड़ किलोमीटर की जो दूरी है, 15 करोड़ किलोमीटर की जो दूरी है, वो सूर्य का प्रकाश लगभग 8 मिनट में पूरा करता है। तो सोचो, सूर्य का प्रकाश इतना है कि वह 15 करोड़ किलोमीटर चला जा रहा है। कितनी देर में? 8 मिनट में। 8 मिनट में चला जा रहा है, मतलब बहुत तेज चल रहा है, बहुत तेज गति है। 8 मिनट में 15 करोड़ किलोमीटर जाना बहुत बड़ी बात है बेटा। तो अगर 8 मिनट में 15 करोड़ किलोमीटर जा रहा है, तो 1 घंटे में कितना दूर जाएगा सूर्य का प्रकाश? और 1 घंटे में जितनी दूर जा रहा है, तो 24 घंटे में कितनी दूर जाएगा? और 24 घंटे में इतना जा रहा है, तो 1 महीने में कितना दूर जाएगा? और 1 महीने में इतनी दूर जा रहा है, तो 1 साल में प्रकाश को छोड़ दें तो कितना दूर चला जाएगा प्रकाश? तो 1 साल में प्रकाश जितना दूर जाता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 1 प्रकाश वर्ष। 1 प्रकाश वर्ष। और कई तारों के बीच में, जो तारे होते हैं उनके बीच में कई लाख प्रकाश वर्ष की दूरी होती है। सोचो कितने दूर दूर होंगे तारे, आप सोच नहीं सकते इतने दूर दूर होंगे तारे। तो तारों की दूरी को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रकाश वर्ष का। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है बेटा। ठीक है, अगला सवाल है, शक्ति का मात्रक क्या है? बेटा, शक्ति का मात्रक क्या? पावर, जिसको बोलते हैं जूल प्रति सेकंड। पावर का मात्रक क्या है? जूल प्रति सेकंड। बिजली की खपत की इकाई क्या है? जो बिजली हम खर्च करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसकी इकाई क्या है, उसका यूनिट क्या है? तो बेटा, बिजली की जो खपत की इकाई है किलोवाट प्रति घंटा। देखो, बिजली की खपत मेगावाट में भी होता है, किलोवाट में भी होता है, वाट में भी होता है, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड यूनिट है वो हम क्या लेते हैं? किलोवाट लेते हैं। यानी कि बिजली को हम किस में नापते हैं? किलोवाट में नापते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो बेटा, विद्युत धारा का मतलब होता है उसका मात्रक होता है एम्पियर। ये चीजें आपको याद करनी है, यूनिट याद करना होता है, इसमें कुछ ज्यादा समझाने की बात नहीं है। तो एम्पियर इसका मात्रक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? देखो बेटा, सदिश का मतलब होता है जिसको दिशा और वेग दोनों की जरूरत हो।
जिसको डायरेक्शन की जरूरत हो। सदिश का मतलब क्या? जिसको दिशा की जरूरत हो। तो दिशा इसमें क्या होगा? वेग। वेग में क्या होता है? दिशा की जरूरत पड़ती है। बिना दिशा के वेग नहीं हो सकता। मतलब वेग है, मतलब गति है, वेग है तो किसी दिशा में ही होगा। आंसर डी। 1 गैलन कितने लीटर के बराबर होता है? तो बच्चा देखो 1 गैलन जो है 4.546 लीटर के बराबर होता है। 1 गैलन में कितना लीटर होता है? तो 4.546 लीटर के बराबर होता है। 1 लक्स किसके बराबर होता है? 1 ल्यूमेन स्क्वायर सेंटीमीटर। 1 ल्यूमेन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, प्रकाश की गति क्या है? अभी मैं आपसे बात कर रहा था प्रकाश की गति क्या है। तो प्रकाश की गति क्या है? तो प्रकाश 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की यात्रा करता है। प्रकाश 1 सेकंड में कितना किलोमीटर? 3 लाख किलोमीटर की यात्रा करता है। आप समझ पा रहे हो? 1 सेकंड में कितना दूर चला जाएगा? 3 लाख किलोमीटर प्रकाश जाता है। अच्छा, ओम किसकी इकाई है? तो देखो बेटा, ओम किसकी इकाई है? तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो बेटा कार्य का मतलब होता है वर्क। W इक्वल टू एफ में होता है, F इक्वल टू एम में होता है। तो सॉरी, मैं आपको बल की परिभाषा बता रहा था। F इक्वल टू एम में कार्य यानी कि जो वर्क है उसका जो मात्रक होना चाहिए बेटा वो न्यूटन मीटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्यूटन मीटर। कार्य का मात्रक क्या होना चाहिए? न्यूटन मीटर होना चाहिए। अच्छा, कार्य की इकाई क्या होती है? जो काम होता है उसको हम किस में नापते हैं? न्यूटन में नापते हैं। हम कार्य के किस में नापते हैं? न्यूटन में। बेटा जूल में नहीं नापते हैं। कार्य का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एक एसआई पद्धति में विभवांतर की इकाई क्या है? विभवांतर की इकाई होती है बेटा हमेशा ओम। क्या होती है? ओम। बल का मात्रक क्या होता है? बल को किस में नापते हैं? F इक्वल टू एम में। मैं भी आपको बता रहा था। तो बल जो होता है बेटा इसका मात्रक होता है एसआई में न्यूटन। बल का मात्रक होता है न्यूटन। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। पानी के जहाज की गति को नापने में किस इकाई का प्रयोग करते हैं? तो नॉट में। जो पानी की जहाज जो पानी में चलती है तो उसकी गति नॉट में नापी जाती है। नॉटिकल मील। नॉटिकल मील, न कि किलोमीटर में। पानी की जहाज के द्वारा कवर की दूरी किस में नापते हैं? हमेशा नॉटिकल मील में नापते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? 57। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन। ठीक तो है? क्या बात कर रहे हो यार? बेटा 1 मिनट इसको होल्ड करना। सवाल को, इस सवाल को होल्ड करना। हो सकता है कि मेरे दिमाग की भूल हो, त्रुटि हो सकती है। इस क्वेश्चन को 1 मिनट होल्ड करना, मैं इसको चेक करता हूं अभी। पानी के जहाज की गति किसमें नापते बेटा? नॉटिकल मील में। नॉट होता है आंसर इसका MRO। कैलोरी निम्न में से किसका मात्रक है? बेटा ऊष्मा का। ऊष्मा किसमें नापते हैं हम? कैलोरी में। एक अश्वशक्ति कितने वॉट के बराबर होता है? तो आपको पता है कितने वॉट के? 746 है। कोई ऑप्शन? सी आंसर मारिए। 746 वॉट के बराबर होता है। अच्छा, अगला सवाल है पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो मैंने आपको एक बार बताया भी था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और ये 19वीं सेंचुरी की सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। जो पेनिसिलिन होता है बेटा, आज जितनी दवाइयां हमारी हैं इंग्लिश दवाइयां, उसी के बेस पर है। तो आज दवाइयों क्या महत्व है आप समझ ही रहे हो?
एक्स विकिरण की खोज किसने की थी? एक्स विकिरण की खोज किसने की थी? तो बेटा एक्स विकिरण की खोज की थी रोएंटन ने। रोएंटन, मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया भी है क्लास में। रोएंटन से हमारा आंसर, फालतू बात नहीं। रोएंटन है नहीं, ऑप्शन नंबर डी। रोएंटन आंसर मारिए, फालतू बात नहीं कोई भी। रेडियो सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बनाया था? मार्कोनी ने। बहुत फेमस क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है कि रेडियो खोज किसने की थी? मार्कोनी ने की थी। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो। गोली दागने के बाद तोप के पीछे की ओर धक्का मारने का कारण क्या है? तो देखो बेटा, जब हम किसी चीज पर बल लगाते हैं तो वो चीज भी हमारे ऊपर उतना ही बल, फोर्स, इंपैक्ट क्रिएट करती है विपरीत दिशा में। तो जब कोई गोली मारता है तो बंदूक उसके कंधे को ढकेलती पीछे की ओर। तो जब गोली बारूद में जब आप स्पार्क करते हो तो वो भागता आगे की ओर, और वो उतना ही बल कहां लगाता है? पीछे की ओर। ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ। थर्ड लॉ आई न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जब हम किसी पर बल लगाते हैं तो वो वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही बल क्रिएट करती है, हम विपरीत दिशा में। तो ये कौन सा नियम हो जाएगा? न्यूटन की गति का तीसरा नियम। आंसर क्या होना चाहिए इसमें आपका? सी मारिए। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? बेटा देखो, न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या है ये जड़त्व का नियम? जड़त्व का नियम यह है कि अगर कोई चीज गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी, और अगर कोई चीज स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, जब तक कि उस पर हम कोई बाह्य बल ना लगाएं। जैसे मान लीजिए हम अंतरिक्ष में एक बॉल फेंक दें तो वो बॉल रुकेगी नहीं, वो चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में उस पर कोई बल नहीं लगा रहा। कौन बल नहीं लगा रहा? जैसे आप धरती पर हैं, कोई चीज जा रही है तो उसके ऊपर हवा का फोर्स लगता है, हवा उसको रोकने का प्रयास कर रही है। भाई तुम्हारी गाड़ी अगर चल रही है, आपने गाड़ी एक्सीलरेटर छोड़ दिया, कुछ टाइम के बाद आपकी गाड़ी धीरे धीरे रुक जाएगी। या आपने एक बॉल को फेंका, बॉल जा रहा है, कुछ टाइम बाद रुक जाएगा। तो बॉल क्यों रुक जाता है भाई? जब आपकी बॉल जा रही है तो बॉल जमीन से टकरा रही है, तो जमीन के द्वारा घर्षण बल, फ्रिक्शन जो लग रहा है, एक तो वो बल बॉल को रोकने काम कर रहा है। जैसे बॉल टकराई तो जब ये टकराएगी तो जमीन का जो फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, वो बॉल की गति पर प्रभाव डालेगा। और अगर वह बॉल आगे जा रही है तो हवा का भी उस पर रहता है प्रभाव। तो हवा का दबाव प्लस जमीन का घर्षण, ये दो चीजें उसको रोकने का प्रयास कर रही हैं, और ये दो चीजें रोकते 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 उसका क्या करेंगे? उसको रोक देंगी। तो जड़त्व का नियम यह है बेटा कि अगर कोई चीज गतिशील है तो गतिशील रहेगी, अगर कोई चीज स्थिर है तो स्थिर रहेगी, जब तक कि उस पर किसी बाह्य बल को न लगाया जाए। ठीक है, तो ये जड़त्व का नियम है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। अगला सवाल है कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है बेटा? तो मैंने अभी आपसे बताया था। अच्छा, उन्होंने एक एग्जाम्पल पूछा है कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम किस में प्रयोग होता है। तो देखिए, जो आंतरिक कंबस्टन इंजन है, पतंगबाजी है, तीरंदाजी और अंतरिक्ष यान, उपर्युक्त उपयोग सभी। मुझे लगता है इसमें आंसर सी होना चाहिए, तीरंदाजी और अंतरिक्ष यान। 28 नंबर सवाल है ना, तो इसमें आंसर सी होना चाहिए, तीरंदाजी और अंतरिक्ष यान। तीरंदाजी और अंतरिक्ष यान। अंतरिक्ष यान का मतलब क्या है भाई? अंतरिक्ष यान जब आगे बढ़ता है तो उसके अंदर जो फ्यूल जलता है वो बहुत ह्यूज क्वांटिटी में प्रेशर क्रिएट करता है, और वो जो फ्यूल जलता है उसके अंदर ईंधन, वो ईंधन पीछे, मतलब उसको आगे आगे ढकेलता है, और इसीलिए वो फ्यूल का पीछे की तरफ आता है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का बेटा नियम है। ठीक है, तभी वो चीज क्या हो रही है? आगे बढ़ रही है। इसमें आंसर क्या होगा आपका? सी मारिए। न्यूटन की गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा देता है? बेटा बल का। किसका परिभाषा देता है? बल का, फोर्स का। गाड़ी आगे पीछे धक्का देने का नियम क्या है? तो बेटा जड़त्व का नियम है। कोई गाड़ी स्थिर है, आप उसको धक्का दे रहे हो तो वो क्या हो रही है? आगे की ओर बढ़ रही है, यानी कि आपने उसकी अवस्था में परिवर्तन किया। आंसर क्या होगा इसमें? जड़त्व का नियम। तो गाड़ी आगे पीछे धक्का देने का मतलब है क्या नियम भैया? जड़त्व का नियम है। कार्य बल और विस्थापन में क्या संबंध है? तो बेटा कार्य बल और विस्थापन में हम कार्य को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? W से। बल को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? F से।
और विस्थापन क्या होता है बच्चा? विस्थापन जो होता है वो, देखो विस्थापन को सवाल क्या दिया है आपसे, एक मिनट, कहाँ गया सवाल? तो दिया है, तो विस्थापन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो W इक्वल टू क्या होता है? जैसे W इक्वल टू क्या होगा? F इंटू एस, और F का मान क्या होता है? M इंटू ए इंटू एस, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू विस्थापन, इस जो आपका डिस्टेंस कवर किया आपने। अच्छा, विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है? विस्थापन और दूरी में यह अंतर है बेटा कि जैसे मान लो यहां पर कोई चीज है A, और A को आपने ऐसे ऐसे से घुमा के ऐसे घुमा के ला करके यहां पे छोड़ दिया, तो जो ये इस रास्ते से गया है ये इसकी दूरी है। यहां A से लेके B तक के आने में जो इसने ये रास्ता तय किया है, जो रास्ता ये जिसकी दूरी है, लेकिन इन दोनों के बीच में प्रत्यक्ष डिस्टेंस कितना है? प्रत्यक्ष दूरी कितनी है, यानी कि न्यूनतम दूरी क्या है? तो ये इसका विस्थापन हुआ है, यानी कि कोई चीज यहां से यहां आ गई है, तो जो ये न्यूनतम दूरी, ये क्या होगा? इसका विस्थापन होगा। और दूरी क्या होती है? यानी कि चली गई, कवर की गई पूरी दूरी वहां तक की, जितना डिस्टेंस हमने लिया। अगला सवाल देखिए कौन सा है, कहां था हम लोग बच्चा अभी? यदि कोई धावक 20 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करता है तो उसका वेग क्या है? बेटा 20 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करता है, तो वेग जो होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो अगर 20 सेकंड में 200 मीटर, तो 20 बटे 200 बटे 20 कर दीजिए, तो 200 बटे 20 करोगे तो कितना हो जाएगा? 0 0 कट जाएगा और बचेगा 20 बटे 2, यानी कि 2 1 कम 2 और 2 दहा में 20। जैसे ये निकालना है आपको, तो 200 बटे कितना? 20, ये कट गया और 10 बार में ये कट जाएगा, तो 10 मीटर प्रति सेकंड इसका वेग क्या होगा? 10 मीटर प्रति सेकंड। कोई ऑप्शन है इसमें? मार दीजिए, पहला वाला ऑप्शन सही है। एक विश्राम की अवस्था में किसी वस्तु में इनमें से क्या होता है? बेटा जब कोई चीज विश्राम होती है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है, तो उसमें क्या होगा? ऊर्जा। कोई चीज स्थिर है, विश्राम में है, तो उसमें क्या होगा? ऊर्जा होगा। तो आंसर क्या होगा इसमें आपका? बी मारिए। किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल किस घटक पर निर्भर करता है? बेटा उत्प्लावन बल का मतलब होता है कि कोई चीज जो पानी में उठी हुई रहती है, तो अगर कोई चीज हल्की है तो पानी में तैरेगी, उसकी डेंसिटी कम है, घनत्व कम है, तो पानी में तैरेगी, और घनत्व अधिक होगा तो पानी में डूब जाएगी। तो बेटा उत्प्लावन बल के लिए डेंसिटी मैटर करता है कि कोई चीज कितना घना है, कितना ठोस है। जैसे मान लो मैं तुमसे कहूं कि 1 किलो रुई ले लो और 1 किलो लोहा ले लो, तो 1 किलो लोहा छोटा सा होगा और लोहे के जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में गैप कम होगा, तो जब तुम उसको डालोगे पानी में तो गैप कम है, तो पानी अंदर घुसे नहीं लोहे के और लोहा डूब जाएगा। लेकिन जब रुई डालोगे तो रुई के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में गैप है, एयर है, उस एयर में हवा पानी भर जाएगा और रुई को टांगे रहेगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो जो उत्प्लावन बल होता है उसके लिए सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है कि जो वस्तु हम उसके अंदर डाल रहे हैं पानी के अंदर, उसकी डेंसिटी क्या है, उसका घनत्व क्या है। तो आंसर क्या होना चाहिए इसमें? घनत्व। आंसर मारिए इसमें, घनत्व मारिए। किसी वस्तु का वेग सूत्र क्या है? बेटा वेग सूत्र का मतलब होता है, वेग सूत्र का मतलब होता है, हो जाएगा दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। वेग का मतलब चाल है, चाल का मतलब होता है कि दूरी कितनी तय की गई है और कितने घंटे में तय की गई। जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं कि कोई गाड़ी 400 किलोमीटर गई है 5 घंटे में, कोई गाड़ी 400 किलोमीटर गई है 5 घंटे में, तो 400 गई है 5 घंटे में, तो 55 40 80 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी चाल क्या है, गाड़ी की वेग क्या है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब भी वेग निकालना हो तो आप दूरी को आप क्या करोगे? टाइम से डिवाइड कर दोगे। ठीक है बच्चा, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये फॉर्मूला मैंने कई बार पढ़ाया, इस चीज को समझाया भी क्लास में। जैसे अगला सवाल है बच्चा, कौन सा है सवाल नंबर? बोलिए। एक गतिमान पिंड में इनमें से क्या नहीं पाया जाएगा? तो क्या नहीं पाया जाएगा? तो वेग पाया जाएगा, गति मात्रा पाई जाएगी, गतिज ऊर्जा पाई जाएगी, स्थितिज ऊर्जा नहीं पाई जाएगी, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा वस्तु को स्थिर करती है। क्या करती है? वो स्थिर करती है। तो आंसर डी होगा इसमें। पृथ्वी के चारों ओर गति करता हुआ रॉकेट भारहीन होता है
क्योंकि बेटा, क्योंकि देखो ऑप्शन नंबर 1 दिया है कि रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर होता है। भाई गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर होता है, जब गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर होगा तो उस पर ग्रेविटी 0 हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन दे रहा है रॉकेट पर लगने वाला बल गुरुत्वीय बल अभिकेंद्रीय बल के रूप में प्रयुक्त होता है। बस यही आंसर है इसका। रॉकेट पर लगने वाला बल गुरुत्वीय बल, रॉकेट पर लगना गुरुत्वीय बल अभिकेंद्रीय बल के रूप में क्या होता है, प्रयुक्त होता है। इसको समझाऊंगा अभी क्लास में, थोड़ा ये लंबा कॉन्सेप्ट है, इसको समझाऊंगा। लेकिन इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसमें बी मारो आंसर। अच्छा, सवाल है कि निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्यों होता है। निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्यों होता है। देखो, वेग के कारण, त्वरण के कारण, द्रव्यमान के कारण, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्यों होता है, क्यों होता है बेटा, उसके विस्थापन के कारण। आंसर जो अभी सवाल है क्यों होता है, मैंने कहा इनमें से कोई नहीं, तो उसका सही आंसर क्या होना चाहिए, विस्थापन के कारण। अगला सेम सवाल है, आंसर इसमें सी होगा, विस्थापन के कारण होता है बेटा, सी है आंसर। दो गेंद समान तापमान पर टक्कर मारती हैं तो क्या संरक्षित होगा। दो गेंदें समान तापमान पर टक्कर मारती हैं तो क्या संरक्षित होगा। देखो, दो गेंदें समान तापमान पर टक्कर मारती हैं तो तापमान संरक्षित होगा, वेग होगा, गतिज ऊर्जा होगी, संवेग होगा। बेटा संवेग सुरक्षित संरक्षित होगा, संवेग। आंसर डी मारिए। यदि दो पिंड के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनमें लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा बेटा जो 1/4 हो जाएगा, 1/4। अगर दूरी दुगनी होगी तो उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो अगर ये दुगना होगा तो दूरी क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। जैसे मान लो कि मैं तुमसे कह दूं कि एक व्यक्ति की क्षमता दुगनी कर दी जाए। अगर एक व्यक्ति की क्षमता दुगनी कर दी जाए तो उसके कार्य क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आधा हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो गया ना। अगर क्षमता बढ़ेगी, अगर क्षमता हम बढ़ाएंगे तो समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वही रिलेशन यहां पर भी है व्युत्क्रमानुपाती का। अगर उनके बीच में हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो उन दोनों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो 1/4 हो जाएगा। अगर दूरी दुगनी हुई तो जो अट्रैक्शन फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। आंसर क्या होगा इसमें आपका, सी डी, जो भी आंसर मान लीजिए। कौन सा क्वेश्चन था ये, 42। अब बताना है एक स्थायी वस्तु में क्या होता है। तो बेटा मैंने अभी आपसे पहले भी कहा था कि ऊर्जा होती है। एक स्थायी वस्तु में क्या होती है, ऊर्जा होती है। गति के दर में परिवर्तन को कहते हैं, गति के दर में। भैया जैसे मान लो कि आप, दर का मतलब होता है प्रति सेकंड आपकी गति बदल रही है, तो इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं, त्वरण। क्या बोलते हैं इसको, त्वरण। जैसे मान लीजिए आप कंटिन्यू बाइक चला रहे हैं तो प्रति सेकंड आपकी स्पीड कुछ बढ़ रही है, फिर कुछ घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है। तो स्पीड बढ़ना और स्पीड घटना दोनों ही क्या कहलाता है, त्वरण, एक्सीलरेशन कहलाता है। राइट, आंसर क्या होगा इसमें आपका, ए। वेग तथा समय का गुणनफल किसके बराबर होता है। वेग तथा समय का गुणनफल, बेटा वेग और समय मतलब चाल गुणे समय दूरी के बराबर होता है। चाल गुणे समय किसके बराबर होगा, दूरी। किसको, इसको क्या बोलेंगे, विस्थापन। लिख लीजिए, विस्थापन। आंसर बी मारिएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी अदिश राशि है, अदिश, अदिश गति, जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती। बल का आविष्कारक कौन था। बेटा बल का आविष्कार न्यूटन ने किया था। फोर्स का आविष्कार किसने किया था, न्यूटन ने किया था। अच्छा, विजातीय आवेशों के मध्य लगने वाला बल है कूलाम का आकर्षण बल। विजातीय आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम का आकर्षण बल। पानी में डूबती हुई बाल्टी हल्की प्रतीत होती है। देखो, जब बाल्टी हल्की इसलिए प्रतीत होगी क्योंकि जब आप बाल्टी हाथ में लिए हो तो बाल्टी का भार है, लेकिन जब बाल्टी डालते हो पानी में तो पानी कुछ बाल्टी को उठाने का प्रयास करता है।
तो जब कोई चीज, किसी चीज का भार आपके हाथ पर है तो आपको भारी महसूस होगा, और जब बाल्टी डालोगे पानी में तो पानी अंदर से बल लगाता है उसको उठाने के लिए, तो कुछ बाल्टी का भार किसने उठा लिया? पानी ने। तो वही चीज वो क्या फील होगी? हल्की महसूस होगी। क्या महसूस होगी? हल्की। तो आंसर क्या होगा? पानी के उछाल बल के कारण। आंसर क्या होगा इसमें आपका? ए। किस बल के कारण दूध से क्रीम अलग होता है? बेटा अपकेंद्रीय बल के कारण दूध से क्रीम अलग होता है। किसके कारण? अपकेंद्रीय बल के कारण। अच्छा, बल का सूत्र क्या है? तो मैंने आपको अभी पहले बताया था, F = ma। F = m और a, ये होता है बल का सूत्र, F = ma। बस अभी इतना ही, 50 क्वेश्चन बहुत हैं। अभी साइंस के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों?